अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, I'm आरिफ सईद एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरिफ सईद ऑफिशियल। आज के दिन मैं आप सब लोगों के पास एक बैड न्यूज़ के साथ आया हूँ। बैड न्यूज़ ये है जी कि माइग्रेशन मैनेजमेंट ने इस्तांबुल के 8 और डिस्ट्रिक्ट्स को फॉरेनर्स के लिए ब्लॉक कर दिया है। जिसमें पहले 2 डिस्ट्रिक्ट पहले से शामिल थे और अभी 8 और डिस्ट्रिक्ट्स को मज़ीद ऐड किया गया है। और ये रिसेंटली 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है। आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि मैं आपको जो मैं प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कहाँ कहाँ पे इस्तांबुल में प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए और कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। और इसकी सर्टेन रीजंस भी हैं, मैं आपको वो सारी रीजंस भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने का आपको नुकसान क्या होता है और बेसिकली इसमें प्रॉपर्टी हमें क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो नए टीआरसी जो हम अप्लाई करते हैं तो नए टीआरसी जो ब्लॉक्ड एरियाज होते हैं इनके अंदर आपका टीआरसी एक्सेप्ट नहीं होता। और इसके अंदर जो $75,000 की कैटेगरी में हम जो प्रॉपर्टी बाय करते हैं, जो $75,000 की प्रॉपर्टी है उसके लिए आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी हम टीआरसी के लिए ही बाय करते हैं, बेसिकली यहाँ पे रेजिडेंस परमिट हासिल करने के लिए और टर्की में परमानेंट रहने के लिए। तो जब इन एरियाज़ को ब्लॉक कर दिया जाता है तो इन एरियाज़ के अंदर आपका टीआरसी नहीं बनता, बेशक आप वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हाँ, सिटीजनशिप के लिए ये एरियाज़ वैलिड हैं। यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए आप ये एरियाज़ में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मसला साथ आ जाता है जो आपको यहाँ पे ये होता है कि जब आप सिटीजनशिप के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ये ज़रूर है कि यहाँ पे जब एरिया जो ब्लॉक हो जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस आमतौर पर रुक जाती हैं और आपको कंफर्टेबली प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाती है फॉर सिटीजनशिप पर्पज। लेकिन इसका दूसरा नुकसान आपको ये होता है, जो इसका जो नुकसान आपको होता है वो ये होता है कि प्रॉपर्टी तो आप बाय कर लेते हैं लेकिन इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको ना तो अच्छी रेंटल वैल्यू मिलने का इम्कान होता है और इसके साथ साथ आपको जो दूसरा नुकसान होता है वो ये होता है कि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन नहीं होती। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, मिसाल के तौर पे हमारे एक डिफरेंट दोस्तों ने जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी जिन्होंने $2.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो अब उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है $6 लाख $7 लाख तक पहुंची हुई है साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर। अब इसी तरह ये हुआ है कि जहाँ पे ये एरिया ब्लॉक हो जाते हैं उन एरियाज़ के अंदर, मैं ईस्टर्न यूरोप की मिसाल देता हूँ आपको कि ईस्टर्न यूरोप में मैं एक जगह पे पहले रह रहा था, तो वहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुआ था 2 साल पहले, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू तकरीबन $80,000, $90,000 3+1 जो अपार्टमेंट था उसकी कीमत थी। लेकिन 2.5 साल बाद जब मैंने वो एरिया छोड़ा तो वहाँ पे आज के दिन भी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो $90,000 $1,00,000 ही है। और बल्कि जब ये डॉलर की आपकी प्राइसेस बड़ी हैं यहाँ पे, तो उसके बाद ये हुआ कि आपकी जो टर्किश लीरा के अंदर जो प्रॉपर्टी की प्राइस थी वो आपकी उस वक्त वहाँ पे 1.5 मिलियन थी, लेकिन अभी डॉलर 1.86 का हो चुका है, लेकिन वहाँ पे वो प्रॉपर्टी की प्राइस 1.5 ही है। तो इन इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन इन डॉलर्स अगर आप बात करें तो आपकी डॉलर्स के अंदर उस प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन रुक चुकी है और वो एप्रिसिएशन नहीं हो रही। तो सिटीजनशिप के हवाले से भी जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इन एरियाज़ के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ती। और दूसरा, जब आपके यहाँ पे नए लोग आके नहीं रह सकते, उनका नुफुस नहीं यहाँ पे होता अदर देन टर्किश पीपल्स, वहाँ पे नहीं रह सकते, तो उसका जो आपको नुकसान होता है वो ये होता है कि आपकी रेंटल की वैल्यू नहीं बढ़ती। मिसाल के तौर पे आज की उसकी रेंटल की वैल्यू 10,000 लीरा है, तो आपकी साल बाद भी वो 10,000 लीरा में जो तोहफे का स्टैंडर्ड है, जहाँ पे जो टर्किश गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि आपका रेंटल बढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो जो 25% है आज के दिन, तो 25% ही आपका रेंटल बढ़ेगा। लेकिन इसके अलावा जिस तरह पिछले 1 साल के अंदर, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह हम जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ यहाँ से आज से 1 साल पहले यहाँ पे रेंटल आपका जो था वो तकरीबन 4,000 लीरा 5,000 लीरा रेंटल था, लेकिन आज के दिन ये रेंटल 10,000 लीरा तक पहुँच चुका है। और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ को मैं जानता हूँ जिनके अंदर पिछले साल रेंटल्स जो थे वो 4,000 4,500 5,000 रेंटल था, लेकिन अभी रेंटल वहाँ पे जो है वो तकरीबन 12,000 14,000 लीरा के ऊपर रेंटल पहुँचा हुआ है।
अच्छा, इसमें मैं आप लोगों से जो इस्तांबुल का क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ या इस्तांबुल का मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, जब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम $75,000 कैटेगरी में या सिटीजनशिप के लिए हम प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जब वो मुझसे पूछते हैं कि हमें कहाँ पे ये प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, तो मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आप छोटे शहरों की बजाय इस्तांबुल के अंदर ये प्रॉपर्टी बाय करें। उसकी मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि इस्तांबुल जो है वो सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन और प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा है अदर देन जो बाकी शहर है टर्की के उनकी निस्बत। अच्छा, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि इस्तांबुल की जो कुल आबादी है दैट इज़ अराउंड आप 8 करोड़ 8.5 करोड़ के अराउंड इसकी आबादी है जो टर्की की जो है। और उसका जो 1/3 है, 2.5 से 3 करोड़ लोग जो हैं वो खाली इस्तांबुल में रहते हैं। और जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन सब के दफातर भी यहाँ पे मौजूद हैं, और जितनी इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके भी मोस्टली ऑफिसेज यहीं पे हैं। सो इस्तांबुल के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इस्तांबुल के अंदर फॉरेनर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो अदर देन दूसरे शहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इस्तांबुल के अंदर आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग भी मिल जाते हैं, प्लस आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, प्लस जो इदारे हैं वो भी फॉरेनर्स से काफ़ी ज़्यादा वाकफियत रखते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदने का जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरा, इस्तांबुल की प्रॉपर्टी बहुत फास्ट है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बेचने का इरादा कर लेते हैं तो आपकी विद इन नो टाइम प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। और तीसरा ये कि इस्तांबुल का जो अदरवाइज जो मेट्रो नेटवर्क है या टूरिज्म के हवाले से भी हम बात कर लें और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात कर लें, तो इस्तांबुल की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है अदर देन छोटे शहरों के। और इसी की वजह से जो टर्की के जो लोग हैं वो भी लोग मोस्टली जो छोटे शहरों के लोग हैं वो इस्तांबुल में आके जॉब तलाश करते हैं, इस्तांबुल में आके वो काम करते हैं। सो इस वजह से जो मेरा मेरा आपको इंसिस्ट करने की वजह होती है इस्तांबुल के अंदर कि आप लोग इस्तांबुल में प्रॉपर्टी बाय करें, चूँकि आपको एज ए फॉरेनर यहाँ पे रहने में आसानी होगी और यहाँ पे आपके जो कंफर्ट होगी, और आपको यहाँ पे कल को सेटल होने के लिए और कल को आपको यहाँ पे जॉब्स ढूंढने के लिए या कल को कोई बिजनेस करने के लिए आपको इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा आसानी। एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि इस्तांबुल जो है वो टोटल 39 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर से 25 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यूरोपियन साइड पे हैं और जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एशियन साइड के ऊपर हैं। तो जो यूरोपियन साइड के 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर से 2 डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने पहले ब्लॉक किए हुए थे, जिसके अंदर फॉरेनर्स आके नहीं रह सकते, जिसमें फाती और एसिनियोत का एरिया था। लेकिन रिसेंटली इन्होंने 8 और डिस्ट्रिक्ट्स ब्लॉक कर दिए हैं, जिसकी वजह से आप ऐसे समझ लें कि यूरोपियन साइड के ऊपर जो 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप रह सकते हैं अब, और 10 डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने फॉरेनर्स के रहने के लिए और प्रॉपर्टी बाय करने के लिए सब चीज़ों के लिए उसको ब्लॉक कर दिया हुआ है। तो ये जो ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके अंदर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, यहाँ पे आपकी टीआरसी एप्लीकेशन नहीं होगी और यहाँ पे आपको रेजिडेंस परमिट नहीं मिलेगा। जो लोग $75,000 कैटेगरी में या इससे कम की प्राइस में ये करना चाह रहे हैं कि अगर हम वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर लें किसी भी वैल्यू की और टूरिस्टिक भी अप्लाई करें, तो उन लोगों की रेजिडेंस भी इन एरियाज़ के अंदर नहीं होगी। ये हम सब के लिए, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो भी बड़े बैड हैं, जिसमें आफ्टर इफेक्ट्स में मेजर इफेक्ट ये होगा कि इन एरियाज़ की, जिन लोगों ने इन एरियाज़ में प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रुक जाएंगी, और जिन नए एरियाज़ जो बाकी 15 एरियाज़ जो एशियन साइड के ऊपर यूरोपियन साइड पे बच गए हैं और जो एशियन साइड्स के जो एरियाज़ बचे हैं, और उसमें से उनमें से सारे ही एरियाज़ जो हैं वो हम आपको रिकमेंड नहीं करते उनमें आप जाके रहें। तो जो अच्छे एरियाज़ हैं, रहने के काबिल हैं, उसको आप ऐसे समझ लें कि उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा और स्ट्रेस आने की वजह से उन एरियाज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी जो रेंटल्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उनकी जो कीमतें हैं प्रॉपर्टी की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसी बात के अंदर मेरा उस बात का भी जवाब है जो आप लोग मुझे ग्रुप्स पे बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है कि यूएस और कनाडा के अंदर और बड़े मुल्कों के अंदर भी प्रॉपर्टीज की एप्रिसिएशन इस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से तुर्की की में एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी की हो रही है। उसकी भी यही वजह है कि आपके जब ये एरियाज़, कुछ एरियाज़ को क्लोज करते हैं तो वो जो एरियाज़ क्लोज होने के बाद जो एरियाज़, रिमेनिंग एरियाज़ बच जाते हैं
उन एरियाज़ के अंदर ये हो जाता है कि उन एरियाज़ में आपकी प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने की वजह से वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं और सडनली प्रॉपर्टी के रेंटल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। इसमें एक अच्छी न्यूज़ उन लोगों के लिए है कि जिनके पास अब रिमेनिंग जो एरिया था, जिस तरह बेलिकदुजू में लोगों ने घर खरीदे हुए हैं और जगह पे जो और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो बचे हुए हैं उनके अंदर जिन लोगों ने घर खरीदे हुए हैं अब उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं, जो एरियाज ब्लॉक हो चुके हैं, उनकी अब अप्रिसिएशन वैल्यू एक तरह से रुक जाएगी। रुकने का मतलब ये है कि जिस तरह हम बहुत बड़ी अप्रिसिएशन ईयरली 20-30% ले रहे थे वो नहीं मिलेगी। 2-4-5% की जो अप्रिसिएशन है जो नॉर्मली आती है यहाँ पे हर साल होती है प्रॉपर्टी की, वो होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ पे इस टॉपिक को क्लोज करना चाहिए और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरह के एरियाज़ में कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ खरीदनी चाहिए और उन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदने की क्या वजूहात हैं और वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने के क्या फ़ायदे हैं और प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए किन किन अहम जो नुक्तों को आपने मद्देनज़र रखना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। और उन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर भी करें और बेल का जो बटन है उसको दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।